हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ समसामयिक घटना चक्र की एक सीरीज़ लेकर आए थे और इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपके साथ पॉलिटी को कवर करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। आपको पता है इस सीरीज़ में अभी तक हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा 16 चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस तक कर लिए थे राष्ट्रपति के बारे में। तो आगे के क्वेश्चंस को हम इसमें स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और उनकी शक्तियाँ प्रधानमंत्री से किस प्रकार से भिन्न होती हैं, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। क्योंकि इस सीरीज़ में हम 30 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, जिसमें पूछा गया है कि एक सांसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचित हो सकता है, परंतु यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन उनमें से सही है। ऑप्शन ए, चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होता है। बी में बोला गया है कि अपने निर्वाचन से 6 महीने के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। सी में बोला गया है कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद में अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो विधानसभा का सदस्य होता है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी। इसमें बोला गया है कि निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। कोई भी संसद या विधानसभा का सदस्य अगर राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होता है तो निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही उसे अपनी सांसद या विधानसभा का पद छोड़ना होता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 59 क्लोज 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो यह समझ जाएगा कि उसने उस पद में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि जिस टाइम से वह राष्ट्रपति पद को ग्रहण करता है उसी टाइम अपने प्रीवियस पद को छोड़ देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता रखता है। भारत में जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए उन्हें पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। तो पुनः निर्वाचन की योग्यता के लिए जो आर्टिकल है वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 या फिर आर्टिकल 57। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है आर्टिकल 57। भारतीय संविधान में आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यता निर्धारित करता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचित होने का पात्र होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, ऑप्शन सी में दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह विवाद किसे सौंपा जाएगा? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद आता है तो उसका निवारण
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही आखिरी निर्णय होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद है तो उस विवाद को आर्टिकल 71 क्लोज 1 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दिया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निश्चय ही अंतिम निश्चय होता है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस डेट से राष्ट्रपति अगले 5 सालों तक अपने पद पर बना रहता है। ऑप्शन ए, अपने निर्वाचन की तारीख से। ऑप्शन बी, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से। ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। या फिर ऑप्शन डी, निर्वाचित आयोग के द्वारा घोषित किसी तिथि से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद के लिए शपथ लेता है, अपने पद को ग्रहण करता है, उस दिन से लेकर अगले 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। आर्टिकल 56 क्लोज 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं। जब राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है, रिजाइनिंग लेटर देना होता है, तो वह किसे देते हैं। लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, और जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। आर्टिकल 56 क्लोज 1 सब क्लोज ए में दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें उसी टाइम दे देते हैं, जो कि आर्टिकल 56 क्लोज 2 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि किसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन बी, लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और ऑप्शन डी में दिया गया है संसद के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया लानी पड़ती है। आर्टिकल 56 के खंड 1 और उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में उपबंधित आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। रीति से संसद के द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 61 में कि राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है, वो भी संविधान का अतिक्रमण करने पर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। आर्टिकल 356 के द्वारा, आर्टिकल 75 के द्वारा, आर्टिकल 76 के द्वारा, या फिर आर्टिकल 61 के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टिकल 61 के द्वारा आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर 5 साल का दिया गया है, तो उनका वो टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो वह किसके द्वारा हटाया जाएगा? ऑप्शन ए सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी न्यायालय में ट्रायल के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। यदि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है तो उन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। उनके रिमूवल का कोई भी और ग्राउंड संविधान में नहीं दिया गया है। आर्टिकल 41 देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो वह आरोप कौन से सदन के द्वारा लाया जाता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या फिर ऊपर में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। संसद का कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए आरोप लगा सकता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा, और आर्टिकल 61 क्लॉज 3 में के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा, यानी कि उसकी जांच करेगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी होता है। और अगर वह आरोप सही पाया जाता है तो महाभियोग लगा दिया जाता है, और अगर वह आरोप गलत पाया जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इनमें से कौन सा आर्टिकल महाभियोग के बारे में सही है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? यहाँ पर चार ऑप्शन में बातें बताई गई हैं कि संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को, या फिर लोकसभा के स्पीकर को। इनमें से किसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, संसद के कोई भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया को चला सकते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की साइड, 44 की तरफ। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है? अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो वह महाभियोग की प्रक्रिया किनके द्वारा चलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले पूर्व सूचना आवश्यक होती है? जब आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाते हैं तो एक टाइम फिक्स किया गया है कि इस टाइम से पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जानी चाहिए। तो वह कितना टाइम है? 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, या फिर 30 दिन का? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 14 दिन का। महाभियोग की प्रक्रिया चलाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि उनके खिलाफ
उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा रही है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए, संविधान के आर्टिकल 61 क्लोज 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की जो प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प या अंतर्दृष्टि नहीं है जो कम से कम 14 दिन के ऐसे लिखित सूचना के लिए दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि आपको आरोप लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि संसद का कोई भी सदन जो इस आरोप को लगाता है तो उनमें कम से कम 1/4 सदस्य जो होते हैं उस आरोप पर साइन करने होने चाहिए और जो 2/3 बहुमत के द्वारा उसे पारित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण यानी कि निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग के अभिकरण का भाग नहीं होता। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी कि उन्हें वोट करने के लिए तो एलिजिबल होता है लेकिन जो उनकी महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसका भाग नहीं होता। ऑप्शन ए में दिया गया है लोकसभा, ऑप्शन बी में राज्यसभा, ऑप्शन सी राज्य की विधान परिषदें और ऑप्शन डी में दिया गया है राज्य की विधानसभाएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के महाभियोग के अधिकरण का भाग नहीं होती हैं क्योंकि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चलाई जाती है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जो संसद के द्वारा चलाई जाती है। इसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि आर्टिकल 54 क्लोज बी के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग होते हैं। राज्य की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक का भाग नहीं होती हैं। जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं वह निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है उनका नेचर कैसा होता है। ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, ऑप्शन बी कार्यपालिका प्रक्रिया होती है, ऑप्शन सी न्यायिक प्रक्रिया होती है या फिर ऑप्शन डी विधायी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, यह संसद के द्वारा चलाई जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की जब पोस्ट खाली होती है तो उन्हें कितने समय में भर लिया जाना चाहिए। 90 दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर या फिर 1 वर्ष में, 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को भर लिया जाना चाहिए। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 62 क्लोज 1 में राष्ट्रपति की पद अवधि की समाप्ति से हुई रिक्ति यानी कि जब राष्ट्रपति का टेन्योर ख़त्म हो जाता है और जब पोस्ट खाली हो जाती है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। और आर्टिकल 62 क्लोज 2 के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद के त्याग करने से या उन्हें हटाए जाने के कारण होती है तो उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 महीने के अंदर 6 महीने बीतने से पहले की जानी चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 62 क्लोज 1 में कि अगर राष्ट्रपति का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही नेक्स्ट राष्ट्रपति की
नियुक्ति कर लेनी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 62 क्लोज 2 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण या उनके पद त्याग करने के कारण या फिर उनके महाभियोग के कारण अगर पद खाली होता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी राष्ट्रपति जो अपनी पोस्ट पर है उनका टेन्योर खत्म होने से पहले किसी और कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि कोई राष्ट्रपति जो अपनी पोस्ट पर है अगर उनका टेन्योर फिनिश नहीं हुआ है तो अगर फिर भी किसी और कारण से उनकी पोस्ट जो है खाली हो जाती है तो उसे कितने टाइम में भरवा लेना चाहिए। ऑप्शन ए में बोला गया है रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के अंदर में। ऑप्शन बी में बताया गया है कि रिक्ति की तिथि से 1 वर्ष बाद में। ऑप्शन सी में कहा है कि रिक्ति की तिथि से 9 महीने बाद और डी में बोला गया है कि रिक्ति की तिथि से 7 महीने बाद। तो यहाँ पर बोला गया है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर, यानी कि जिस टाइम पर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है उस दिन से लेकर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर उस पोस्ट को भर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की साइड में। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति भरने की समय सीमा क्या है। यहाँ पर भी बोला गया है कि भारत में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह अपना रिज़ाइन दे देते हैं या किसी और कारण उन्हें हटा दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो उनकी पोस्ट खाली हो जाती है उन्हें कितने समय के अंदर भर लेना चाहिए। ऑप्शन ए 1 महीने के अंदर, ऑप्शन बी 9 महीने के अंदर, ऑप्शन सी 3 महीने के अंदर और ऑप्शन डी में बोला गया है 6 महीने के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें बताया गया है कि 6 महीने के अंदर। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का टेन्योर होता है वो ख़त्म होने से पहले नेक्स्ट राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, उनके लिए इलेक्शन करवा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी और कंडीशन में वो पोस्ट खाली होती है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु से, उनके रिज़ाइनिंग से या फिर उनके महाभियोग के जरिए हटाए जाने से, किसी भी कंडीशन में अगर उनकी पोस्ट खाली हो जाती है तो उसे 6 महीने के अंदर भर लेना चाहिए। और जो ये 6 महीने का टाइम होता है इसके अंदर में उपराष्ट्रपति इस पोस्ट को संभालते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की साइड में। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पाते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो जैसा भी मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि जब राष्ट्रपति किसी कारण से अपनी पोस्ट पर नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी पोस्ट को संभालते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितने टाइम के लिए उपराष्ट्रपति उस पोस्ट को संभालते हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में बोला गया है 1.5 साल और ऑप्शन सी में बोला गया है 1 साल और ऑप्शन डी में बताया गया है कि 6 महीने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 6 महीने तक। जब राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है तो उपराष्ट्रपति उस पोस्ट पर राष्ट्रपति बनकर कार्य करता है 6 महीने तक। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 62 क्लोज 2 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वह अपना रिज़ाइन दे देते हैं, यह उन्हें पद से हटा दिया जाता है किसी अन्य कारण से, उनके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 महीने बीतने से पहले किया जाएगा, यानी कि 6 महीने कंप्लीट होने से पहले नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होगा। अर्थात आर्टिकल 65 क्लोज 1 में बोला गया है कि ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 महीने तक राष्ट्रपति बनकर कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 62 क्लोज 2 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है उनके डेथ से, उनके रिज़ाइनिंग से या उनके किसी भी अन्य कारण से हटने से, तो उपराष्ट्रपति 6 महीने तक उस पर कार्य करते हैं। इसमें बोला गया है आर्टिकल 62 में कि अगर उनकी पोस्ट खाली होती है राष्ट्रपति की तो 6 महीने बीतने से पहले नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन करवाया जाना चाहिए। और आर्टिकल 65 क्लोज 1 में बोला गया है कि ऐसी कंडीशन हो जब उनकी पोस्ट खाली हो राष्ट्रपति जी की तो उपराष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में 6 महीने तक राष्ट्रपति बनकर कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। इसमें बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति
त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देते हैं या किसी भी कारण उन्हें हटा दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में उस पद को कौन संभालेगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी में दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वह इस पद का कार्यभार संभालेंगे 6 महीने तक। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभाल लेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी नहीं उपलब्ध होता है, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके ना रहने पर उसी न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो एज में ज़्यादा हो, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, वह राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालता है। जो उस समय उपलब्ध होते हैं उनमें से राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालते हैं। राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 में ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी कंडीशन में राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है और उस टाइम उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति की पोस्ट को कौन संभालेगा, कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली होती है और उस समय उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं होते तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पोस्ट को संभालते हैं। वह 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन करवाया जाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर नेक्स्ट राष्ट्रपति को चुनना जरूरी होता है ताकि वह अपनी पोस्ट को संभाले और सर्वोच्च न्यायालय जी अपनी पोस्ट को संभाले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपनी पोस्ट को संभाले। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी लास्ट में था कि अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी में बोला गया है लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी में बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बोला गया है कि यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा, यानी कि कौन सा अधिकारी धारण करेगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर खाली होता है। भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों ही एक ही समय पर खाली हो तो। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए एजर्शन पढ़ते हैं। कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और रीज़न दिया गया है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको कथन और जो उसका कारण दिया गया है उसे पढ़कर पता चलेगा कि दोनों ही इसमें जो दोनों ही दिए गए हैं वो गलत हैं।
क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर अपने कार्यकाल के दौरान मुकदमा चलाया जा सकता है अगर वह किसी व्यक्तिगत लेवल पर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो दंडनीय होता है, तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। और रीजन में बोला गया है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, तो भारत में जो संविधान है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। सब संविधान के नीचे आते हैं, सबसे ऊपर भारत में संविधान है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में बोला गया है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि कथन गलत है परंतु कारण सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी गलत है। जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन से रिलेटिव वो सभी गलत हैं, तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसे हम एक्सप्लेनेशन में अच्छे से ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका की जो भी शक्तियाँ होती हैं वह सब राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है उसके कारण जो राष्ट्रपति होते हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, और इस मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वह हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी। आर्टिकल 61 क्लोज 1 में बोला गया है कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्य, यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिए गए हैं आपको उन पर अच्छे से ध्यान दिया गया है, ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला गया है कि शासकीय कार्य यानी कि जो वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कार्य करते हैं उसके लिए उन पर कोई भी विधिक कार्यवाही लीगल प्रोसीजर नहीं चलाई जाएगी, इससे वह फ्री है। लेकिन आर्टिकल 61 क्लोज 2 के में बोला गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति हो या कोई राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो अगर वह कोई शासकीय कार्य करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी आपराधिक दांडिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन आर्टिकल 61 क्लोज 4 में बोला गया है कि उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो उनके पर सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है। यहाँ पर दीवानी मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना या उन्हें, चलिए एक मिनट ऊपर से दोबारा से पढ़ते हैं। परंतु आर्टिकल 61 क्लोज 4 में बोला गया है के प्रावधान के तहत उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी या सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें या उन्हें कार्यकाल में देने के 2 महीने पश्चात चलाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि जब उन्हें कार्यकाल करते हुए 2 महीने हो जाते हैं तो उस टाइम पर आप उनके अगेंस्ट मुकदमा चला सकते हैं, जो आप सिविल मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं वह उनके अगेंस्ट में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो सभी ऑप्शन में दिया गया है कि एसर्शन और रीज़न किसी में सही किसी में गलत, वो सभी गलत है क्योंकि दोनों ही चीज़ें गलत है। एसर्शन भी गलत है और उसका रीज़न भी गलत है। जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता, बल्कि इंडिया में किसी का भी पद किसी की भी पोस्ट संविधान से ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर संविधान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि वह किस भी मामले को मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। आर्टिकल 39 अमेंडमेंट 39, अमेंडमेंट 40, अमेंडमेंट 42 और अमेंडमेंट 44। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 में हुआ था के द्वारा आर्टिकल 74 क्लोज 1 में एक परंतुक जोड़ा गया, यानी कि एक पॉइंट जोड़ा गया जिसके तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया है। इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद को किसी भी मामले को वापस भेज सकता है पुनः विचार के लिए, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं कि अगर मंत्रिपरिषद पुनः विचार उस किसी भी बिल पर अगर उसे बिना संशोधित किए वैसे ही राष्ट्रपति को दोबारा भेजता है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को उसे अपनी परमिशन देनी होती है, चाहे उसमें कोई अमेंडमेंट किया गया हो चाहे नहीं किया गया हो। और क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो हैं उन्हें लोकसभा भंग करने की पावर दी गई है, तो वह कब लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, यानी कि उनकी रिकमेंडेशन पर। ऑप्शन बी, लोकसभा की रिकमेंडेशन पर। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की रिकमेंडेशन पर। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि राज्यसभा की रिकमेंडेशन पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 85 क्लोज 2 में, आर्टिकल 85 क्लोज 2 सब क्लोज 2 में बोला गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति आर्टिकल 74 क्लोज 1 के अधीन है। मतलब ये जो पावर है लोकसभा को भंग करने की, यह राष्ट्रपति को आर्टिकल 74 क्लोज 1 में दी गई है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें कैबिनेट लेवल के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी कैबिनेट और राज्य और उप मंत्री सभी होते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है उसमें कैबिनेट स्तर के होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री ये सभी मंत्री शामिल होते हैं। हालांकि मंत्रिपरिषद के द्वारा लोकसभा में बहुमत खो देने पर उसके द्वारा दी गई लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है, तथा इस संदर्भ में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसे भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे ऐसा वह अपने विवेकाधिकार से करते हैं। इस केस में वह अपने विवेकाधिकार का यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं होती है कि उन्हें लोकसभा को भंग करना ही है, जैसी उनकी मर्जी होगी वैसा वह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसकी रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ऑप्शन ए, राज्यसभा की रिकमेंडेशन पर। ऑप्शन बी, चुनाव आयोग की। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश की। या फिर ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग करने के लिए वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन पे नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट मीटिंग होती है, उसे कौन बुलाता है, कौन उसे आहूत करता है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। बी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग बुला सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 108 में
किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जा सकती है। और आर्टिकल 118 क्लोज 4 में बोला गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 108 में बोला गया है कि जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच में कोई भी कुछ भी गतिरोध आता है, बिल पास नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं। और आर्टिकल 118 क्लोज 4 में बोला गया है कि जब दोनों की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है तो इस मीटिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, आर्टिकल 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति के द्वारा, बी लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 के अंडर में लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट मीटिंग को बुलाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। इसमें बोला गया है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? आप सभी को पता है कि संसद के 3 पार्ट होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है यानी कि लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, तो इसे कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वही इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष जॉइंट मीटिंग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, इनकरेक्ट आपको बताना है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि वह संसद का एक संघटक होता है। यहाँ पर वह से मतलब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का एक भाग होता है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर आपसे नहीं के बारे में पूछा गया है, इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड होता है प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वह संसद के भाग होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला गया है कि वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है और ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया है कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह हर साल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी में बोला गया है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है राष्ट्रपति के बारे में, लेकिन आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79 में बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक है, यानी कि एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। आर्टिकल 86 क्लोज 1 में बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ होने में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जब हमारी पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, तो जब उसका फर्स्ट सेशन चलता है तो उसके स्टार्टिंग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 123 में बोला गया है कि विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
आर्टिकल 123 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस लाने की पावर दी गई है, लेकिन वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर आपको एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है। एसर्शन में बोला गया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो आपकी एसर्शन बिल्कुल सही है। और रीज़न दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं, तो आपका जो रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। एसर्शन में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो हैं वह पार्लियामेंट के भाग हैं, करेक्ट है बिल्कुल। और रीज़न दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल रीज़न भी बिल्कुल सही है। कोई भी जो विधेयक होता है वह पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पारित होता है और उसके बाद राष्ट्रपति के लिए उनकी परमिशन के लिए जाता है, ताकि वह विधेयक से अधिनियम बन सके। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, और अगर नहीं देते तो वह रद्द हो जाता है, अधिनियम नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही है। तो चलिए इनमें से देखें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बोला गया है कि एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न एसर्शन को सही स्पष्टीकरण है। आगे देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की जो संसद है राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। जो भारत की पार्लियामेंट होती है, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, भारत की पार्लियामेंट में एक साइड लोकसभा होती है, दूसरे नंबर पर राज्यसभा और थर्ड नंबर पर होते हैं प्रेसिडेंट। साथ ही आर्टिकल 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप लेता है। कोई भी विधेयक को अधिनियम यानी कि कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपका एसर्शन और रीज़न दोनों सही है और आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है, पार्लियामेंट में लाया गया है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है। यहाँ पर आपको पार्लियामेंट के प्रोसीजर के बारे में बताना है कि कोई भी विधेयक है राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा लाया जाता है, तो उसके बाद कौन सी क्रिया होती है कि वह अधिनियम बन जाए। ऑप्शन ए, जब वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है। ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। ऑप्शन सी, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। कोई भी विधेयक पहले लोकसभा में लाया गया हो या राज्यसभा में, दोनों सदनों से उसे पास कराया जाता है, पारित कराया जाता है, और दोनों सदनों में पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, और अगर नहीं देते तो वह रद्द हो जाता है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध दिए गए हैं कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी अनुमति देंगे या नहीं देंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाएगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं या फिर अपनी स्वीकृति सहमति दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है। राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मामला था जिसमें राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया था। ऑप्शन ए, हिंदू कोड बिल में। ऑप्शन सी, पेप्सू विनियोग विधेयक में। ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में। और ऑप्शन डी दिया गया है कि दहेज प्रतिषेध विधेयक में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने एकमात्र ऐसा मामला था जिसमें राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
पेप्सो विनियोग विधेयक। पेप्सो विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आयांतिक यानी कि एब्सोल्यूट वीटो अर्थात स्पष्टतः सहमति रोक लेने का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो अर्थात संसद द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया था का प्रयोग किया। आंतरिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छा के अधीन होता है और जो पॉकेट वीटो होती है वह राष्ट्रपति की अपनी खुद की स्वेच्छा से किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट दिया गया है। इस एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि जो पेप्सी विनियोग विधेयक था उसमें 1954 में जो राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने आयांतिक वीटो एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था, जो कि मंत्रिपरिषद की इच्छा के द्वारा किया जाता है। लेकिन 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम विधेयक पर पॉकेट वीटो यूज़ की गई थी राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, जो उन्होंने अपनी खुद की इच्छा से स्वेच्छा से किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि पॉकेट वीटो के बारे में ही आपसे पूछा गया है, यानी कि जेबी निषेध अधिकार कि किस केस में राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में यानी कि जो हमारे संविधान में वर्ड यूज़ किया जाता है जेबी निषेधाधिकार, इसका यूज़ किया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी वी गिरी ने, ऑप्शन सी ज्ञानी जेल सिंह ने या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने, और ऑप्शन ए में दिया गया है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ज्ञानी जेल सिंह जी ने पॉकेट वीटो यानी कि जेबी निषेधाधिकार का इस्तेमाल किया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए रख लेते हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं देते हैं, तो वह इसका मतलब है कि राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ कर रहे हैं। इस पर सहमति देने या सहमति रोकने की ना तो घोषणा की जाती है और ना ही इस पर पुनः विचार के लिए इस विधेयक को भेजा जाता है। तो इसे संवैधानिक भाषा में जेबी निषेधाधिकार यानी कि पॉकेट वीटो कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति अपनी पॉकेट वीटो का यूज़ करते हैं, यानी कि जो दोनों सदन किसी बिल को पारित कर लेते हैं तो उस पर अपनी स्वीकृति को रोक लेते हैं राष्ट्रपति जी। किस आर्टिकल के द्वारा ये करते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 63 के द्वारा, ऑप्शन बी आर्टिकल 108 के द्वारा, ऑप्शन सी आर्टिकल 109 के द्वारा या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 111 के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के द्वारा अपनी स्वीकृति रोक लेते हैं किसी भी विधेयक पर। भारतीय संविधान में आर्टिकल 111 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा, अथवा विधेयक जो कि धन विधेयक के अतिरिक्त हो, यानी कि धन विधेयक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते, को पुनः विचार हेतु सदनों को लौटा सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 111 के अंडर में राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देंगे या नहीं देंगे या फिर उन्हें पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है?
संसद के 3 सदन हैं, संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को पास कर देते हैं तो उस विधेयक को उस विधेयक पर कौन है जो अपनी अनुमति को रोकने का अधिकार रखते हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष और डी राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति को रोक सकते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आपको 6-7 पॉइंट दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से किस पर राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं। किन पर राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्ति के जरिए अपनी पावर को यूज़ कर सकता है? फर्स्ट, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। सेकंड, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना। थर्ड, विधेयक को रोक कर रखना। फोर्थ, क्षमा प्रदान करना। फिफ्थ, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना। और सिक्स्थ में दिया गया है संसद को संदेश भेजना। सेवन्थ में दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, जिसमें दिया गया है आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, जिसमें विधेयक को आपत्तियों के सहित वापस भेजना। राष्ट्रपति का स्वविवेक की शक्ति यूज़ कर सकता है राष्ट्रपति इस पर और किसी विधेयक को रोक सकता है। और सिक्स्थ में दिया गया है कि संसद को संदेश भेजना। इन सभी पर राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए विधेयक, जो कि धन विधेयक नहीं होना चाहिए, धन विधेयक के अतिरिक्त को राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना और संसद को संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों में शामिल होता है। आर्टिकल 86 क्लोज 2 के तहत राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है और विशेष परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति इस संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई दिया गया है और जिसमें बताया गया है कि इन पॉइंट्स पर राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी तक हमने राष्ट्रपति के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने 70 क्वेश्चंस किए हैं। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।